Hello everyone, myself Manoj Chaudhary. Today we are going to discuss about the translation in prokaryotes. तो आज की इस टॉपिक में अपन देखेंगे कि प्रोकैरियोट्स के अंदर ट्रांसलेशन की प्रोसेस कैसे कंडक्ट होती है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल अपने को ये जानना जरूरी है कि ट्रांसलेशन में एक्चुअल में होता क्या है। ओके, ट्रांसलेशन का मीनिंग क्या है? मतलब ट्रांसलेट करना। ट्रांसलेशन का मतलब क्या है? ट्रांसलेट करना। और किसका ट्रांसलेशन होगा? ट्रांसलेट किसको किया जाएगा? mRNA को। ओके, तो इससे पहले अपन बात करते हैं सेंट्रल डोग्मा की। तो सेंट्रल डोग्मा आपने सुना होगा कि डीएनए से जब डीएनए बनता है तो उसको अपन ने क्या बोला था? रेप्लिकेशन, जो कंप्लीट हो चुका है इसको अपन ने रेप्लिकेशन बोला। ओके, और जब डीएनए से एमआरएनए बनता है उसको क्या बोला अपन ने? ट्रांसक्रिप्शन। ओके, और ट्रांसक्रिप्शन के दौरान क्या होता है? डीएनए के अंदर जो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होगी वो इन द कॉर्ड फॉर्म इसके अंदर दे दिया जाएगा, आरएनए को दे दिया जाएगा। और उस पर्टिकुलर आरएनए को अपन क्या बोल रहे हैं? एमआरएनए। एम का मतलब क्या है? मैसेंजर दैट कंटेन सम इंफॉर्मेशन विच इज रिसीव्ड फ्रॉम द डीएनए। ओके, अब जो भी इंफॉर्मेशन है इसको कहीं ना कहीं क्या करना है? ट्रांसलेट करना है इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन। ओके, इसलिए अपन ने इसको क्या बोल दिया? ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन का फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा? प्रोटीन होगा। प्रोटीन पूरे फिनोमेना के अंदर अपन ये देखेंगे कि प्रोकैरियोट्स यानी कि ई कोलाई की अगर अपन बात करते हैं, दैट इज ई कोलाई इज द प्रोकैरियोट्स। तो प्रोकैरियोट्स के अंदर अपने को क्या बनानी है? प्रोटीन बनानी है। ठीक है, अब अपन बात कर रहे हैं कि प्रोकैरियोट्स के अंदर कौन से पैलेस पे ये प्रोसेस होने वाली है। एक सेल की बात करें, एक नॉर्मल सेल है। तो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स की अगर अपन बात करें तो प्रोकैरियोट्स के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है बट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। ओके, तो अपन ये कह सकते हैं कि ये इसके अंदर क्या है? एक कंप्लीट फॉर्म है, जेनेटिक मटेरियल पड़ा हुआ है। पूरे साइटोप्लाज्म के अंदर मिलेगा, एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर नहीं मिलेगा, जिसे अपन न्यूक्लियस कहते हैं। हाँ, न्यूक्लियस भी है बट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है इसके अंदर। ओके, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है तो अपन ये बोल सकते हैं कि कहाँ हैपन हो रही है। ओके, डीएनए से डीएनए बना और डीएनए से क्या बना? यहाँ पर रेप्लिकेशन होने के बाद में या ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद में एमआरएनए बना है। और इस एमआरएनए से किसका फॉर्मेशन हुआ है? प्रोटीन का फॉर्मेशन हुआ, दैट इज ट्रांसलेशन। और अपन कह सकते हैं कि ट्रांसलेशन जो है वो साइटोप्लाज्म के अंदर कंडक्ट होने वाली है। साइटोप्लाज्म। ओके, तो ये एक ब्रीफ हो गया। तो साइटोप्लाज्म के अंदर ये प्रोसेस हो रही है ट्रांसलेशन की। अब अपन बात करते हैं कि ट्रांसलेशन जो है वो कहाँ होगा। साइटोप्लाज्म की भी बात करें तो साइटोप्लाज्म में किस लोकेशन पे होगा? तो ट्रांसलेशन की जो प्रोसेस है यानी प्रोटीन सिंथेसिस करने का जो काम होता है वो किसका होता है? वो होता है राइबोसोम का। ठीक है, तो देखो राइबोसोम्स को भी, ये मैंने राइबोसोम बोला और ये एमआरएनए किसके पास जाएगा? राइबोसोम के पास जाएगा। और राइबोसोम से क्या बनेगी? प्रोटीन बन जाएगी। ये एक पर्टिकुलर प्रोटीन होगी। अब इस पर्टिकुलर प्रोटीन को एक पर्टिकुलर साइट पे क्या कर दिया जाएगा? टारगेट कर दिया जाएगा, भेज दिया जाएगा। लेकिन अपन ये कह सकते हैं कि जो फॉर्मेशन हो रहा है वो साइटोप्लाज्म के अंदर, राइबोसोम के अंदर हो रहा है। ओके, अब बात ये करते हैं कि कैसे जो है एक प्रोटीन का फॉर्मेशन हो रहा है, कौन कौन से फैक्टर रेस्पॉन्सिबल हैं इसके लिए, वो अपन फर्दर डिटेल से देखते हैं। बेसिकली अगर प्रोसेस की बात करें तो ट्रांसलेशन को अपन ने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहले अपन बात करें इनिशिएशन स्टेप्स की। अगर मैं बात करूं तो ये 3 स्टेप्स के अंदर कंप्लीट होगी अपनी ट्रांसलेशन की प्रोसेस। नंबर 1 इनिशिएशन, नंबर 2 इलॉन्गेशन, जो कि अपने रेप्लिकेशन में भी देखा था, नंबर 3 टर्मिनेशन। ओके, ये तीनों स्टेप्स हैं और तीनों स्टेप्स के लिए अलग अलग फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल है। कुछ फैक्टर्स जो है इनिशिएशन के अंदर रेस्पॉन्सिबल होंगे, इनिशिएट कराएंगे इस प्रोसेस को, उन फैक्टर्स को अपन इनिशिएशन फैक्टर बोलेंगे। ओके, तो अब अपन स्टार्ट कर रहे हैं इनिशिएशन। इनिशिएशन जो है वो रेगुलेट किया जाता है कुछ फैक्टर्स के, है ना, दैट इज नोन एज इनिशिएटिंग फैक्टर। ओके, तो रेगुलेटेड बाय इनिशिएटिंग फैक्टर। 3 टाइप के इनिशिएटिंग फैक्टर होंगे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ओके, इसके बाद इसके जस्ट आफ्टर अपन बात कर रहे हैं कि प्रोटीन सिंथेसिस जो हो रही है साइटोप्लाज्म में होती है।
क्लियर। साइटोप्लाज्म की भी बात करें तो साइटोप्लाज्म में कौन से सेल ऑर्गेनल्स के अंदर होगी, राइबोसोम के अंदर होगी। ओके, तो मैंने यहाँ पर राइबोसोम डील किया। प्रोकैरियोट्स है इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा 70s, यूकैरियोट्स होगा तो 80s। ओके, 70s की भी फर्दर क्या है, दो सब यूनिट है, इट इज स्मॉल सब यूनिट और इट इज लार्ज सब यूनिट। ओके, मैंने कहा 30s और 50s दो सब यूनिट्स है, 30s के अंदर भी फर्दर क्या रहे, राइबोसोमल आरएनए प्रेजेंट है, दैट इज 16s आरएनए, जो प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर क्या होगा यहाँ पर रिक्वायर्ड होगा। इसके बाद में 50s की बात करें तो यहाँ पर 23s आरएनए यहाँ पर क्या होगा, रिक्वायर्ड होगा। ओके, अब अपन देख लेते हैं कि दोनों का फंक्शन क्या है। पहली बात तो ये है कि राइबोसोम के अंदर हो रहा है, राइबोसोम कहाँ प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म में। दोनों ही बातों से क्या है, दो मैंने स्टेटमेंट जो बोले हैं इनसे क्वेश्चन फ्रेम हो चुका है और फर्दर आने वाले नीट के एग्जामिनेशंस में भी इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहला क्वेश्चन क्या है कि ट्रांसलेशन इन प्रोकैरियोट्स वेयर इट अकर, तो अपन बोलेंगे इन द साइटोप्लाज्म। फिर क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कौन से सेल ऑर्गेनल्स में। वैसे तो सिंपल क्वेश्चन है लेकिन फिर भी चीज़ें जो है इतनी भी सिंपल नहीं लेनी चाहिए, क्वेश्चन कभी भी आ सकता है। इसके बाद में अपन बात कर रहे हैं कि सेल ऑर्गेनल्स की अगर बात करें तो कौन से सेल ऑर्गेनल्स के अंदर, तो राइबोसोम सिंपल है। अब मैं कह रहा हूँ राइबोसोम के अंदर भी कौन कौन से पार्ट यहाँ पर यूज हो रहे हैं। 30s में 16s आरएनए काम में आ रहा है, 50s में 23s आरएनए काम में आ रहा है। 16s आरएनए के पास में स्पेसिफिक क्या होती है, सीक्वेंस होती है, दैट इज नॉन एज साइन देन गैनो सीक्वेंस, दैट इज AGG आ रहा है, यहाँ तक आ रहा है। ओके, ये देखो इसकी जस्ट कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस किसके पास में मिलेगी, mRNA के पास मिलेगी। ठीक है, अगर ये नहीं आ रहा है इधर तो मैं इधर से कर देता हूँ। ओके, ये देखो AGG, इसकी जस्ट कॉम्प्लीमेंट्री जो सीक्वेंस होगी वो किसके पास मिलेगी, mRNA के पास मिलेगी। ये देखो ये mRNA अपने पास में, वो क्या होगी, यूरासिल हो जाएगा, UCC ये जस्ट कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस है किसकी, साइन डायरेक्ट सीक्वेंस की। ओके, और ये कहाँ पर लोकेटेड है, ये राइबोसोम के पास में लोकेटेड। इतनी बात समझ में आई। अब अपन बात करते हैं कि सर 50s में जो आपने 23s आरएनए बोला इसका फंक्शन क्या है, 16s का तो मैंने बता दिया, इसका भी फंक्शन अपन देखते हैं। जब प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा होता है और बहुत सारे अमीनो एसिड क्या हो रहे होते हैं, आ रहे होते हैं, तो अमीनो एसिड को क्या करना, अपने को फिक्स करना। जैसे कि ये एक अमीनो एसिड है, ये भी एक अमीनो एसिड है, पास में आया और फिक्स हो गए, किसी न किसी बॉन्ड से फिक्स हो गए। ठीक है, तो वो जो बॉन्ड बनाने की जो नेचर है या जो भी कैपेसिटी है वो किसके पास में है, 23s, तो इसको बोल रहे हैं पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। पेप्टाइड जो बॉन्ड होता है, अच्छा दोनों जो बॉन्ड बनते हैं उसको क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड। तो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन की जो एक्टिविटी है वो किसके पास में है, 23s आरएनए। ओके, अब अपन स्टार्ट करते हैं स्मॉल सब यूनिट से। 30s सब यूनिट सबसे पहले कौन सी यूनिट आएगी, स्मॉल सब यूनिट आएगी। ओके, अब मैं स्मॉल सब यूनिट को ड्रॉ करने जा रहा हूँ और उसके अंदर देखते हैं किस प्रकार से ये प्रोसेस इनिशिएट होती है। ओके, तीनों फैक्टर्स आपको पता होने चाहिए। इनिशिएशन फैक्टर फर्स्ट क्या करेगा अभी देखते हैं, सेकंड क्या करेगा वो भी देखेंगे। तीनों आपको क्या करना है, एक बार रिमाइंड करना है। अब अपन इनिशिएट करने जा रहे हैं। ये देखो सबसे पहले मैंने क्या करा, स्मॉल सब यूनिट को ड्रॉ किया है, ये स्मॉल सब यूनिट है। इस स्मॉल सब यूनिट के पास में क्या है, 16s आरएनए है। ओके, और इस 16s आरएनए के पास में साइन डायगोनल सीक्वेंस है, दैट इज AGG। ओके, और इधर क्या है, इधर है mRNA। साइटोप्लाज्म के अंदर कौन घूम रहा है, mRNA घूम रहा है। कौन सी सीक्वेंस लेके घूम रहा है, जस्ट कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ साइन डायगोनल, दैट इज UCC, जस्ट कॉम्प्लीमेंट्री है। अब क्या होगा, इन दोनों के आपस में क्या होगी, पेयरिंग होगी। पेयरिंग होने के बाद में कैसा बनेगा डायग्राम, कुछ इस प्रकार से बनेगा। ये देखो ये अपन ने सिंपल डायग्राम बनाया है, यहाँ पर कौन आ चुका है, यहाँ पर mRNA आ चुका है। ओके, ये mRNA है। ओके, अब अपन देखते हैं कि स्मॉल सब यूनिट, इसको क्या बोला आपने, 30s सब यूनिट, 30s स्मॉल सब यूनिट। स्मॉल सब यूनिट के अंदर तीन साइड है, A साइड, B साइड और E साइड।
ए का मतलब असेप्टर, पी का मतलब पॉलीपेप्टाइड, ई का मतलब एग्जिट। 3 साइड इसके पास में क्या प्रेजेंट है। इतना समझ में आया। अब क्या हो रहा है, अब आएगा अपने पास में इनिशिएशन फैक्टर फर्स्ट। इनिशिएशन फैक्टर फर्स्ट क्या करेगा, इनिशिएशन फैक्टर फर्स्ट जो है वो यहां से आया, सपोज ये अपने पास में क्या है, ये इनिशिएशन फैक्टर है, ये यहां पर आता है और आकर क्या होता है यहाँ पर, इसको कवर कर लेते हैं। जब इनिशिएशन फैक्टर यहाँ पर आकर कवर कर लेते हैं तो अपने पास में ए साइड पूरी क्या हो जाती है, क्लोज हो जाती है। ओके, अब फ्री साइड कौन सी रहेगी, पी साइड। ओके, जब पी साइड फ्री रहेगी और टीआरएनए जब क्या होगा, एक्टिवेट होगा। अच्छा, इनिशिएशन के अंदर एक प्रोसेस और चल रही है, पैरेलल प्रोसेस चल रही है, दैट इज नोन एज एक्टिवेशन ऑफ टीआरएनए। एक्टिवेशन ऑफ टीआरएनए में क्या होता है, जो टीआरएनए है उसके ऊपर क्या लग जाएगा, अमाइनो एसिड लगता है। ओके, और इस एक्टिवेशन के बाद में इसको कहाँ लेके आना पड़ेगा, पी साइड पे लेकर। ओके, उसके लिए भी अलग फैक्टर रेस्पॉन्सिबल। ओके, अब अपन बात कर रहे हैं एक और फैक्टर यहाँ पर काम में आएगा, दैट इज IF3। ये इनिशिएशन फैक्टर क्या करेगा, इसके पास में बाइंडिंग साइट है किसके लिए, IF1 के लिए। अब ये कहां पर जाएगा, यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर ऐसी है, ठीक है। ये IF3 आ गया, किसके साथ बाइंड कर रहा है, IF1 के साथ। ओके, तो फैक्टर्स का काम अपने को पता लग गया। IF1 क्या कर रहा है, ए साइड को ऑक्यूपाइड कर लेगा, इससे क्या हो जाएगा, जो न्यू टीआरएनए आएगा, पहला जो टीआरएनए आएगा वो पी साइड पे आना चाहिए। क्यों आना चाहिए, इसके लिए भी क्या है, कहीं ना कहीं जो पेप्टाइड बॉन्ड अपना बनता है उसके लिए उसमें ओरिएंटेशन में कोई दिक्कत ना हो या प्रॉपर वैसे प्रोटीन का सिंथेसिस होना चाहिए। इसलिए सबसे पहले अपन क्या कर रहे हैं, पी साइड पर टीआरएनए को लेके। अब अपन बात करते हैं IF2 के लिए। IF2 क्या करेगा, इधर देखो, IF2 यहाँ बाइंड होगा इसके साथ में और इस कंप्लीट टीआरएनए को कहाँ लेके आएगा, यहाँ पी साइड पे लेके आएगा। ये वाली बात समझ में आई, इतना समझ में आया। इसको मैं एक बार रफ करने जा रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके, अब देखो, अब क्या होने वाला है, ओके, अब हम देख रहे हैं प्रोसेस किस टाइप से। देखो, ये मैंने कहा इनिशिएशन के टाइम में पैरेलल क्या चल रही होती है, टीआरएनए एक्टिवेशन। ये मैंने दिखाया है यहाँ पर टीआरएनए एक्टिवेशन। ओके, टीआरएनए एक्टिवेशन दिखाया है। देखो, इससे सबसे पहले अपन ये देख चुके थे कि कैसे एक स्मॉल सा मिनट पे 30 मिनट पे एमआरएनए आता है वो बाइंड करता है। लेकिन अपन ने फैक्टर्स का भी रोल देखा था वहाँ पर। सबसे पहले कौन आया था, इनिशिएशन फैक्टर फर्स्ट आया था और उसने ए साइड को ऑक्यूपाइड किया था। ए साइड को ऑक्यूपाइड करने से क्या हुआ, पी साइड फ्री रहेगी। पी साइड जैसे फ्री होती है, टीआरएनए जो भी फर्स्ट टीआरएनए आएगा वो किस पे आएगा, पी साइड पे आएगा। ओके, इस टाइम पे अपन ने देखा अभी तक कोई भी लार्ज सब यूनिट यहाँ पर नहीं आई है। अभी तक क्या है, स्मॉल सब यूनिट है और उसके पास में तीन साइड है, ए साइड, पी साइड और ई साइड। क्लियर। तो इनिशिएशन फैक्टर फर्स्ट के पास में कौन आ गया था, IF3। ये क्या कर रहा है, IF3 जो है लार्जर सब यूनिट को आने से रोकेगा। कैसे रोकेगा, इसके अंदर कॉन्फॉर्मेशनल चेंज होते हैं। ओके, उसकी वजह से ये क्या नहीं आने देगा, दूसरी जो भी लार्जर साइट है उसको नहीं आने देगा। क्लियर। IF2 क्या कर रहा है यहाँ पर, IF2 है जो चार्ज टीआरएनए को लेके आया है, कौन सी साइड पे, पी साइड पे। अब देखो, ये पी साइड पे आपको AUG लिखा हुआ है। AUG को अपन क्या बोलते हैं, स्टार्ट कोडॉन, और ये किसको कोड करेगा, मिथियोनिन। क्लियर। जो फर्स्ट टीआरएनए आएगा वो किसके साथ में आएगा, मिथियोनिन के साथ में आएगा, और कौन सी साइड पे आके अटैच हो जाएगा, पी साइड पे आके अटैच हो जाएगा। ठीक है। अब क्या होगा, IF2 कुछ कॉन्फॉर्मेशनल चेंज करेगा किसके अंदर, IF3 के अंदर, जिसकी वजह से लार्जर सब यूनिट क्या होगी, यहाँ पर आके अटैच हो जाएगी। देखो,
लार्जर सब यूनिट आके यहाँ पर अटैच हो रही है, उसके बाद में जैसे ही लार्जर सब यूनिट आके अटैच होती है, तीनों इनिशिएशन फैक्टर क्या हो जाते हैं यहाँ से डिसोसिएट, गेट डिसोसिएटेड फ्रॉम IF सेकेंड, IF फर्स्ट, IF थर्ड, तीनों के तीनों का क्या हो रहे हैं यहाँ से रिमूव हो रहे हैं। ठीक है, तो मैंने एक चीज और बताई, इनिशिएशंस के अंदर पैरेलली क्या चल रहा है, टीआरएनए का एक्टिवेशन चल रहा है। टीआरएनए का एक्टिवेशन जब हुआ था तब क्या क्या हुआ था, अमाइनो एसिड के साथ में कौन आके जुड़ रहा है, एटीपी विद द हेल्प ऑफ अमाइनो असाइल सिंथेसिस एंजाइम। क्लियर, उसके बाद में क्या बनता है, अमाइनो एसिड एएमपी कॉम्प्लेक्स, एएमपी बोले तो मोनोफॉस्फेट, एडेनिन मोनोफॉस्फेट। क्लियर, और क्या रिलीज हो रहा है वहां पर, एक पायरोफॉस्फेट रिलीज हो रहा है। फाइनली क्या बन गया अपने पास में, चार्ज टीआरएनए बन गया और एएमपी कॉम्प्लेक्स यहां पर रिलीज हो गया। अब ये चार्ज टीआरएनए अपने यहां पर शो किया था, ये पूरी प्रोसेस किसकी है, इनिशिएशन की प्रोसेस कंप्लीट हो गई। ठीक है, तो यहां तक आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में अपन इलॉन्गेशन डिस्कस करते हैं। अब अपन देख रहे हैं इलॉन्गेशन। इलॉन्गेशन जो है वो किसके द्वारा रेगुलेट किया जाएगा, इलॉन्गेशन फैक्टर के द्वारा। ठीक है, तो दो टाइप के इलॉन्गेशन फैक्टर अपन यहाँ पर देख रहे हैं। पहला है EF-TS और दूसरा है EF-TU। TS का मतलब है थर्मल स्टेबल और TU का मतलब है थर्मल अनस्टेबल। ठीक है, दोनों के अलग अलग यूनिक फीचर्स हैं। TS की बात करें तो इसके पास में GTPase एक्टिविटी होती है। ठीक है, तो ये किसको GTP प्रोवाइड करवाएगा, थर्मल अनस्टेबल को, और GTP लेने के बाद में ये जो चार्ज टीआरएनए है उसके साथ में बाइंड करेगा और उसको ए साइड पे लाके फिक्स करेगा। ये देखो, ये अपन ने क्या करा है यहाँ पर, EF-TU। पहले क्या था अपने पास में, EF-TS था, इसके पास में क्या थी, GTPase एक्टिविटी। इसने GTP किसको प्रोवाइड करवाई, इसने करवाई EF-TU। ठीक है, EF-TU फिर कहाँ जाके अटैच हो गया, यहाँ पर। इसके बाद में क्या होता है, टीआरएनए आकर ए साइड पे बाइंड हो जाता है। क्लियर, ये है फर्स्ट स्टेप ऑफ इलॉन्गेशन। इलॉन्गेशन के अंदर सबसे पहले ये होने जा रहा है। क्लियर, देखो अब बात ये आती है कि सर ये ए साइड पे क्यों बाइंड करा, क्योंकि यहाँ पर फ्री जो है वो ए साइड है, पी साइड को ऑलरेडी ऑक्यूपाइड कर रखा है प्री एग्जिस्टिंग टीआरएनए। क्लियर, अब अपन देख रहे हैं कि सर आगे क्या होगा, फिर से क्या होगा, जैसे जीटीपीएस एक्टिविटी फिर से हाइड्रोलाइजेज एक्टिविटी होती है, ये रिलीज हो जाता है इलॉन्गेशन फैक्टर TU। क्लियर, सेम प्रोसेस फिर से रिपीट होगी, फिर से एक नया टीआरएनए आएगा और उसको लाकर यहाँ पर ऐड कर दिया जाएगा। जैसे कि ये पहले आया था, जो अपन यहाँ पर ऐड किया उसको मैंने नीचे दिखाया। ये देखो, ये चार्ज टीआरएनए था और ये पी साइड पे क्या है, टीआरएनए, ये ए साइड पे टीआरएनए। क्लियर, जो पी साइड पे टीआरएनए है उसके पास में अमीनो एसिड है और न्यू अपकमिंग जो जो टीआरएनए है उसके पास में भी क्या है, अमीनो एसिड है। दोनों के बीच में क्या बनेगा, पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। क्लियर, ये प्रोटीन्स जो है अमीनो एसिड से बनी होती है और अमीनो एसिड जो आपस में अटैच होते हैं वो विद द हेल्प ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं। इंपॉर्टेंट बात ये, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, अब अपन ये देखते हैं कि पेप्टाइड बॉन्ड कहाँ बन रहा है, स्मॉल सब यूनिट में बन रहा है कि लार्ज सब यूनिट में बन रहा है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो पेप्टाइड बॉन्ड जो है वो लार्ज सब यूनिट के अंदर बन रहा है। क्लियर, लार्ज सब यूनिट के अंदर कौन बना रहा है, प्रोकैरियोट्स में 23S RNA। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी पेप्टाइड बॉन्ड बनाने की जो प्रॉपर्टी है वो किसके पास में है, 23S RNA। इसलिए अपन कह रहे हैं कि लार्ज सब यूनिट के अंदर क्या बन रहा है, पेप्टाइड बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, अब क्या होगा, बार बार ये प्रोसेस क्या होगी, रिपीट होती रहेगी और एक लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाएगी। कहाँ पर, पी साइड। इसीलिए तो अपन इसको क्या बोल रहे हैं, पी साइड बोल रहे हैं। पी का पी रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, पॉलीपेप्टाइड को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर, और हर बार ए साइड क्या हो रही है, फ्री हो रही है। अब देखो ए साइड फ्री कैसे हो रही है, यहाँ पर एक प्रोसेस होगी ट्रांसलोकेशन की प्रोसेस। ट्रांसलोकेशन के अंदर क्या होता है, ये जो राइबोसोम है थोड़ा सा ट्रांसलोकेट हो जाएगा, थोड़ा सा आगे की ओर मूव होगा। चलो यहाँ देखते हैं, ये वाला ट्रांसलोकेशन में क्या होगा, थोड़ा सा आगे मूव होगा तो ए साइड जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पी में। पी साइड किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ई साइड के अंदर। और हर बार एक नई ए साइड क्या मिलेगी, फ्री मिलेगी। क्लियर, तो इस फॉर्म में एक लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन अपने पास में बन जाएगी। और जो मैंने पहले भी बताया स्टार्टिंग में कि जब तक पॉलीपेप्टाइड चेन किस फॉर्म में रहेगी, किसके अंदर रहेगी, राइबोसोम में रहेगी, तब तक वो लीनियर फॉर्म में रहेगी। क्लियर, तो अपन कह सकते हैं कि प्रोटीन फोल्डिंग जो होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है,
क्या राइबोसोम से स्टार्ट होती है? नो। जैसे ही राइबोसोम से बाहर निकलेगी प्राइमरी स्ट्रक्चर, वो फिर फर्दर क्या होगी? स्ट्रक्चर लेगी अपनी। तो अपन कह सकते हैं राइबोसोम के अंदर लीनियर फॉर्म है। अब बात कर रहे हैं अपन टर्मिनेशन की। टर्मिनेशन में क्या है? देखो, टर्मिनेशन की प्रोसेस के अंदर फाइनली जैसे ही स्टॉप कोडन आ जाता है, वहाँ पर रिलीजिंग फैक्टर उसको क्या करता है? रीड करता है। जैसे रिलीजिंग फैक्टर रीड करेगा, फर्दर टीआरएनए नहीं आएगा, ओके, क्योंकि उस स्टॉप कोडन के अगेंस्ट कोई भी टीआरएनए नहीं बना, या अपन कह सकते हैं कोई भी अमाइनो एसिड नहीं बना होता है। क्लियर? तो उस स्टेज पे क्या होगा? रिलीजिंग फैक्टर का नाम ही क्या है? रिलीजिंग, मतलब रिलीज करा देगा। जो भी कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, जो भी राइबोसोम्स का कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, उसको क्या कर देगा? डिसोसिएट कर देगा। क्लियर? और रिमेनिंग जितने भी फैक्टर्स है वो सब क्या हो जाएंगे? गेट डिसोसिएटेड। एमआरएनए भी क्या हो जाएगा? वहाँ से डिसोसिएट हो जाएगा। एनसीईआरटी के अंदर एक चीज दी गई है, रिलीजिंग फैक्टर फर्स्ट और सेकंड दोनों के बारे में बताया हुआ है। रिलीजिंग फैक्टर फर्स्ट जो है किसको रीड करेगा? UAA और UA0। क्लियर? रिलीजिंग फैक्टर सेकंड किसको रीड करेगा? UAA और UGA। ठीक है? तो इस प्रकार से क्या करेगा? जैसे अपन बात करते हैं UGA आएगा, तो उसको रीड कौन करेगा? RF सेकंड, यानी कि रिलीजिंग फैक्टर सेकंड रीड करेगा। ओके? और UAG आता है तो रिलीजिंग फैक्टर फर्स्ट। अब बात ये आती है कि सर UAA आ गया और UA आ गया, तो अब उसको कैसे पता लगेगा कि रिलीजिंग फैक्टर फर्स्ट या सेकंड? कॉमन है, कोई सा भी इस पे फंक्शन कर सकता है। क्लियर? ये वाली चीजें एनसीईआरटी में गिवन है। तो अपन ने ये क्या बनाया यहाँ पर कि जैसे क्या आ गया? स्टॉप कोडन आ गया, रीड बाय रिलीजिंग फैक्टर सेकंड। UAA मैंने क्या कहा है? आप सेकंड भी कह सकते हो, फर्स्ट भी कह सकते हो। ठीक है? यहाँ पर पर्टिकुलरली यहाँ पर क्या नहीं डिफाइन नहीं है कौन से वाला है। ट्रांसलेशन विल स्टॉप, ट्रांसलेशन तो स्टॉप होगा ही क्योंकि स्टॉप कोडन यहाँ पर आ गया। रिमेनिंग फैक्टर्स जो भी मैंने बात बोली है वो सब मैंने यहाँ पे क्या कर दिया? मेंशन कर दिया। ठीक है? तो इस प्रकार से अपना पूरा कंप्लीट ट्रांसलेशन एक शॉर्ट वे में, ठीक है, एक ब्रीफ वे के अंदर कंप्लीट हो चुका है। जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने सारी कवर करी है इसके अंदर। बाकी लार्ज वीडियो अपन फिर कभी बनाएंगे। ठीक है? तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। थैंक यू।